हेलो स्टूडेंट्स, आपका सेमेस्टर फर्स्ट का एजुकेशन का पेपर होने वाला है और आपको मालूम है कि उस पेपर में आपकी 8 यूनिट है और 8 यूनिट में कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ये प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप ध्यान से देख लीजिएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको केवल सिर्फ इन्हीं प्रश्नों को करना है। आप अपनी पूरी पढ़ाई करिएगा, पूरे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, लेकिन जो ये क्वेश्चन है इन्हें थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देख लीजिएगा। तो देख लीजिए, यूनिट वाइज मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बता देती हूँ। हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षा का व्यापक अर्थ बताइए। शिक्षा को एक गतिशील प्रक्रिया क्यों कहते हैं? शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। शिक्षा के किन्हीं 5 उद्देश्यों को लिखिए। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य बताइए। शिक्षा का जीविकोपार्जन से संबंधित उद्देश्य बताइए। शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। विद्यारंभ संस्कार से आप क्या समझते हैं? उपनयन संस्कार किसे कहते हैं? समावर्तन संस्कार का क्या अर्थ होता है? वैदिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। शिक्षा का व्यापक अर्थ व प्रकृति स्पष्ट कीजिए। शिक्षा राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी स्रोत है, इस कथन पर प्रकाश डालिए। यूनेस्को क्या है? ये आपके फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें और क्वेश्चंस के अलावा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब हम देखते हैं सेकंड यूनिट में हमारे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सेकंड यूनिट में हमारा है, सांस्कृतिक विरासत के हस्तांतरण संबंधी शिक्षा के कार्यों का उल्लेख कीजिए। यानी जो हमारी सांस्कृतिक सभ्यता है उसमें शिक्षा का क्या योगदान है वो आपको बताना है। सामाजिक विकास में शिक्षा किस प्रकार सहायक है, वर्णन कीजिए। अवकाश के सदुपयोग के लिए शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। यानी जो आपको अवकाश का समय मिलता है तो उसमें शिक्षा की क्या आवश्यकता है उस पर आपको प्रकाश डालना है। राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता को समझाइए। ये आपके यूनिट सेकंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए। यूनिट थर्ड में आपका है, औपचारिक शिक्षा का क्या अर्थ है, इसके अभिकरणों पर प्रकाश डालिए। औपचारिक शिक्षा यानी कि आपकी जो स्कूल और कॉलेजों में शिक्षा दी जाती है उसके बारे में पूछा जा रहा है और आपको अभिकरणों के बारे में बताना है। अभिकरण यानी आपके विद्यालय हो गए, आपका कॉलेज वगैरह हो गया। अनौपचारिक शिक्षा का क्या अर्थ है, इसके 2 अभिकरणों का उल्लेख कीजिए। अनौपचारिक शिक्षा जो आप जन्म से शुरू करते हो और जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आप प्राप्त करते रहते हो, तो इन्हें औपचारिक शिक्षा बोलते हैं। और औपचारिक शिक्षा के अभिकरणों में आपका परिवार आता है और समाज आता है। बच्चों की शिक्षा में परिवार का योगदान बताइए। औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा में अंतर बताइए। विद्यालय को परिभाषित कीजिए और एक संस्था के रूप में इसके कार्यों की विवेचना कीजिए। समुदाय से आप क्या समझते हैं, इसके शैक्षणिक कार्यों की विवेचना कीजिए। तो ये आपके यूनिट थर्ड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। यूनिट 4 में देखिए, लोकतंत्र का क्या अर्थ है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 21 का के विषय में लिखिए। शिक्षा के संवैधानिक स्वरूप की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार शिक्षा को किस प्रकार बढ़ावा देते हैं, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। और भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी जो प्रावधान किए हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो ये हमारे यूनिट 4 के क्वेश्चंस हो गए। अब देखिए यूनिट 5 में आपके कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। डाल्टन विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किंडरगार्टन प्रणाली के प्रमुख आधारभूत सिद्धांत बताइए तथा उनके उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्या लाभ हुए, उन पर प्रकाश डालिए। यानी सभी के लिए जो अनिवार्य शिक्षा की गई थी तो उसके बारे में आपको बताना है कि उससे क्या क्या लाभ प्राप्त हुए। मांटेसरी शिक्षा प्रणाली के बारे में बताइए तथा इनके गुण और दोषों का वर्णन कीजिए। भारत ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु क्या प्रयास किए हैं। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली की विधियों पर प्रकाश डालिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्राथमिक शिक्षा हेतु किया गया प्रयास, जो सरकार ने प्रयास किया है उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये हमारी यूनिट 5 हो गई। अब यूनिट 6 हमारी है अनिवार्य शिक्षा से संबंधित। इसमें आपको ये बताना है, यूनिट 6 हमारी बहुत महत्वपूर्ण है तो इसे ध्यान रखिएगा। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा पर आपको टिप्पणी लिखनी है। यानी कि आपको जो सरकार ने अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई है उसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं को लिखना है। आपकी प्राथमिक शिक्षा से संबंधित कौन सी समस्याएं हैं उनके बारे में लिखना है। शिक्षा में अपव्यय का क्या अर्थ है, इसके कारण व समाधान का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। शिक्षा में अपव्यय का क्या अर्थ है, इसके कारण व समाधान का वर्णन कीजिए। शिक्षा में अवरोधन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए
इस समस्या के निवारण के उपाय बताइए। यानी आपका जो प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन की समस्या होती है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और उसके उन कारणों के बारे में पता हो और प्लस उनके समाधान के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। यूनिट 7 में हमारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में आप क्या जानते हैं, इनके कार्यों का वर्णन कीजिए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो हमारा यूजीसी है यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, ये उच्च शिक्षा के लिए काम करता है। भारत में इस समय कितने प्रकार के विश्वविद्यालय हैं, इनका वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसे। मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ अध्ययन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपका जो इग्नू है उसके ऊपर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। नेक्स्ट हमारा यूनिट 8 है। यूनिट 8 में दिया गया है आपको टिप्पणियाँ लिखनी है छोटी छोटी सी, जैसे आपकी एनसीईआरटी पर टिप्पणी लिखिए, यानी हमारी जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है उन पर टिप्पणी लिखना है। एनसीईआरटी हमारी जो है वो स्कूली शिक्षा पर ध्यान देती है, यूजीसी हमारी उच्च शिक्षा पर ध्यान देती है और एनसीईआरटी हमारी स्कूली शिक्षा पर ध्यान देती है। आपका एससीईआरटी यानी कि जो एनसीईआरटी है ये राष्ट्रीय लेवल पर कार्य करता है और जो एससीईआरटी है वो राज्य स्तर पर काम करता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपकी सीबीएसई हो गई, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट हो गया, राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यायन परिषद नेक हो गया, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इन सब के बारे में आपको टिप्पणियाँ लिखना है। टिप्पणियों का मतलब होता है आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी स्थापना कब हुई, इनको स्वायत्तता कब प्रदान किया गया, इनमें सदस्य कितने हैं और इनके कार्य क्या क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको टिप्पणियों में पता होना चाहिए। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए। थोड़े से प्रश्न हैं, इनका ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पहला दिया हुआ है, भारत में प्राचीन काल में प्रचलित शिक्षा प्रणाली को क्या कहा जाता है? इसे वैदिक शिक्षा बोला जाता है। उपनयन शिक्षा संस्कार किस काल में संपन्न होता था? ये वैदिक काल में संपन्न होता था आपका। वैदिक काल में शिक्षा आरंभ के समय संपन्न होने वाला संस्कार कौन सा था? विद्यारंभ संस्कार था। वैदिक काल में गुरुकुल में गुरु तथा शिष्य के मध्य कैसा संबंध था? उस समय में पुराने टाइम में गुरुकुल में जब शिष्य जाके रहता था तो गुरु के साथ उसके वैसे ही संबंध होते थे जैसे एक पिता और पुत्र का संबंध रहता है। वैदिक कालीन शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र का नाम बताइए। ये तक्षशिला है। वैदिक काल में उपनयन संस्कार कब होता था? आप जो वैदिक काल में उपनयन संस्कार हम तब करते थे जब हमें बच्चे को शिक्षा प्रारंभ कराना होता था, यानी जब वो गुरुकुल में जाता था और उसका शिक्षा प्रारंभ करने का समय आता था तो उस समय उसका उपनयन संस्कार किया जाता था, तब उसे गुरुकुल में एंट्री मिलती थी। नेक्स्ट है हमारा, वैदिक काल में गुरुकुल में पढ़ने वालों को क्या कहा जाता था? उनको अंत्यवैशी बोला जाता था। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में किस शिक्षण विधि को अपनाया जाता था? वहाँ पर मौखिक विधि का उपयोग किया जाता था। मौखिक विधि का इसलिए उपयोग किया जाता था क्योंकि उस समय जो गुरु होता था वो सारी चीज़ों को, जितने भी आपके वेद होते थे उन्हें मौखिक बोलता था, उसके बाद बच्चे उसे सुनते थे और उसे फिर याद करते थे। तो उस समय मौखिक विधि बहुत प्रचलित थी। रास के अनुसार शिक्षा क्या है? रास ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया बताया है, यानी इन्होंने बताया एक टीचर होता है और एक टीचर होता है और एक छात्र होता है, यानी इन्होंने दो मुखी प्रक्रिया बताया है। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये कथन किसका था? ये कथन जॉन डेवी का था। इन्होंने शिक्षा को तीन त्रिमुखी बताया, जिसमें आपका टीचर हो गया, आपका छात्र हो गया और तीसरा हमारा पाठ्यक्रम हो गया। सर्वोदय शिक्षा के लिए कौन जाने जाते हैं? विनोबा भावे। मठों की शिक्षा पद्धति किसके आधार पर विकसित हुई थी? बौद्ध दर्शन के आधार पर। भारत की वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या होना चाहिए? व्यावसायिक चयन की शिक्षा, यानी आज के टाइम पे हमें क्या ज़रूरत है? शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें कोई रोजगार दिला सके। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किस आधार पर होना चाहिए? भारत की वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर, यानी हमें आज के टाइम पे आदर्शवादी शिक्षा नहीं देनी है, हमें प्रयोजनवादी शिक्षा देनी है, यानी जिससे कि बच्चा आगे पढ़ाई करने के बाद किसी व्यवसाय में लग सके। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षा का औपचारिक अभिकरण कौन सा है? ये आप लोगों को पता ही होगा। औपचारिक अभिकरण कौन सा होता है? विद्यालय होता है या आपके कॉलेज होते हैं। शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण कौन सा है? परिवार, यानी जहाँ पर बच्चा जन्म लेता है और वहाँ से सीखता है। शिक्षा का सक्रिय अभिकरण कौन सा है? विद्यालय। इसे सक्रिय अभिकरण इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम देना पड़ता है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है और आपको रेगुलर यहाँ पर जाना होता है, तो इसे एक सक्रिय अभिकरण माना जाता है। बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी है? घर मानी जाती है, यानी परिवार माना जाता है उसका। बालक पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? उसके परिवार का पड़ता है, यानी जब बालक 3-4 साल तक अपने परिवार में रहता है तो उसकी नींव बन जाती है। उसे जैसे आप संस्कार दोगे वो उसके पूरे जीवन भर वैसे ही संस्कार उसके अंदर रहेंगे। तो जो बालक का सबसे अधिक प्रभाव उसके परिवार से पड़ता है।
बालक को शिक्षा प्रदान करने वाला प्रारंभिक अभिकरण कौन सा है? उसका परिवार है। माध्यमिक शिक्षा हेतु कौन सा आयोग है? माध्यमिक शिक्षा के लिए हमारा मुदालियर आयोग है। जिस तरीके से यूजीसी उच्च शिक्षा के लिए, उसी तरह माध्यमिक शिक्षा के लिए हमारा मुदालियर आयोग है। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? 1985 में की गई। राधा कृष्णन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1948 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट है हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का वर्तमान नाम क्या है? इस समय हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानते हैं। शिक्षा के लिए प्रयासरत अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? यूनेस्को। यूनेस्को हमारी शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है। डायट संस्थान किस स्तर का है? यानी जो डायट है हमारा वो किस स्तर पर काम करता है? ये हमारा जिला स्तरीय है, यानी हम स्टेट लेवल पर ये काम करता है। नेक की स्थापना किस वर्ष हुई? नेक की स्थापना 1994 में की गई। उत्तर प्रदेश में SCERT की स्थापना किस वर्ष हुई? 1964 में की गई। CBSE का मुख्यालय कहाँ पर है? CBSE का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और भारत की सबसे बड़ी परीक्षा संचालित करने वाला संस्थान कौन सा है? आपका यूपी बोर्ड है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनको देखने के साथ साथ आप अपने पूरे सिलेबस की तैयारी ज़रूर रखिएगा।